नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतरेंगे जो उत्तराखंड की बर्फीली वादियों से आई है और यकीनन दिल को छू लेगी। जी हाँ, हमारे पास इसके लिए स्रोत है कोल्ड कंफर्ट, एक दादाजी की मानवता के कुछ अंश। ये एक आम इंसान के बहुत ही खास काम की कहानी है। सोचिए, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, मतलब हाड़ कंपा देने वाली रात। हाँ, और जगह है एक छोटा सा पहाड़ी गांव, कुमार गांव। और इस कहानी के दिल में हैं 70 साल के भोला सिंह जी। रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, अकेले रहते हैं। बिल्कुल। और ये साधारण सी दिखने वाली कहानी, इसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ असाधारण। दादाजी उस रात कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सही मायने में इंसानियत की मिसाल बन जाता है। तो चले इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, वो जज्बात, वो त्याग। हाँ, और उसका असर क्या हुआ, देखते हैं हमारे स्रोत इस बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो कहानी कुमार गांव की है और महीना है दिसंबर का। स्रोत बताते हैं कि उस साल ठंड ने जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बर्फीली हवाएं ऐसी कि हड्डियों तक सिरन दौड़ा दें। और तापमान लगातार शून्य से नीचे। लगातार खबरें आ रही थी कोल्ड वेव की चेतावनी, मतलब शीतल लहर की। जी। और इसी माहौल में हैं 70 साल के भोला सिंह जी। जैसा हमने बताया, रिटायर्ड शिक्षक, अकेले ही रहते थे। हाँ, उनका बेटा शहर में काम करता था, तो मतलब साल में एक आध बार ही आ पाता था। और स्रोत ये भी बताते हैं कि पेंशन बहुत ज्यादा नहीं थी, गुजारा समझिए बस हो ही जाता था। लेकिन इसके बावजूद गांव में उनका मान सम्मान बहुत था। बहुत ज्यादा। अपने ज्ञान की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो उस रात का जिक्र आता है। दादा भोला सिंह अपनी छोटी सी कुटिया में थे। बाहर बर्फ गिर रही थी और वो अपने छोटे से हीटर के पास बैठे थे, रजाई ओढ़े हुए। शायद अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से ही खरीदा होगा वो हीटर। तभी बर्फबारी के शोर के बीच से एक आवाज, किसी बच्चे के रोने की। पहले तो स्रोत बताते हैं उन्हें लगा शायद ये हवा का शोर है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, आवाजें घूमती हैं। हाँ, भ्रम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो रोने की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और साफ और करीब महसूस होने लगी, तब उनकी चिंता बढ़ी। उन्होंने शॉल लपेटा, दरवाजा खोला। बाहर बर्फ की वजह से धुंधलका सा था। आवाज लगाई, कौन है? जवाब में रोने की आवाज और तेज हो गई। और यहीं दादाजी का असली रूप सामने आता है। अपनी उम्र की परवाह नहीं की, उस कड़ाके की ठंड की भी नहीं। टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़े। स्रोत बताते हैं कि हवा चाबुक जैसी चेहरे पे लग रही थी। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे उन्होंने उसे देखा। एक बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। और बच्चे की हालत, स्रोत बताते हैं कि कोई 8-10 साल का रहा होगा, कपड़े फटे हुए, बर्फ में भीगे हुए। शरीर अकड़ रहा था ठंड से। बेचारा डर और ठंड से बेहाल रोए जा रहा था। और दादाजी ने सोचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। स्रोत उनकी जो फौरन प्रतिक्रिया थी, उस पर जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला काम, उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना पहना हुआ गर्म जैकेट उतारा और कांपते हुए बच्चे को पहना दिया। फिर उसे उठाया गोद में। नाजुक सा बच्चा था और तेजी से घर की तरफ बढ़े। स्रोत बताते हैं कि बच्चे का शरीर छूने में बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। घर के अंदर लाकर फौरन बच्चे को हीटर के पास बिठाया। अपने पास जो भी गर्म कपड़े थे, शॉल, कंबल, सब उस पर डाल दिए। फिर रसोई में गए, जल्दी से गर्म दूध बनाया और चम्मच से पिलाने लगे। धीरे 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 बच्चे के शरीर में थोड़ी जान आई, उसका रोना कुछ कम हुआ। ये एक तरह का फर्स्ट एड था, जो शायद बहुत जरूरी था उस वक्त। हाँ, जान बचाने वाला कदम था वो। जब बच्चा थोड़ा ठीक हुआ तो दादाजी ने पूछा। बात करने की कोशिश की। पता चला नाम छोटू है, दिल्ली से आया था परिवार के साथ घूमने। और किसी तरह, शायद भीड़ में या रास्ते में, भटक गया था। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। क्या? बच्चे को ना तो घर का, मतलब माता पिता का फोन नंबर याद था, ना होटल का नाम, कुछ नहीं। ओहो। और परिस्थितियां देखिए, गांव का पुलिस स्टेशन काफी दूर, भारी बर्फबारी से रास्ते बंद। और स्रोत ये भी बताते हैं कि फोन लाइनें भी ठप थीं उस बर्फबारी में। जी हाँ, मतलब बाहर की दुनिया से संपर्क का कोई जरिया ही नहीं था उस वक्त। ऐसी हालत में दादाजी ने क्या किया होगा? उन्होंने बच्चे को हिम्मत दी, समझाया कि डरो मत, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढेंगे। आज रात तुम यहीं मेरे साथ सुरक्षित हो। पर असल इम्तिहान तो अभी बाकी था, है ना? बिल्कुल। यही कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक साधारण सी दिखने वाली दयालुता एक असाधारण त्याग बन जाती है। श्रुत इस दुविधा को साफ बताते हैं। दादाजी के पास रजाई सिर्फ एक ही थी और खाना भी बहुत सीमित, शायद बस उनके अकेले के लिए ही पूरा पड़ता। तो सवाल ये था कि अब इस अनजान बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें,
कैसे ठंड से बचाएं। और उन्होंने क्या फैसला किया, ये जानना वाकई मतलब दिल पे असर करता है। उन्होंने वो फैसला किया जो शायद ही कोई कर पाए। अपनी वो अकेली रजाई उन्होंने बच्चे को अच्छे से उड़ा दी, ताकि उसे ठंड न लगे। और खुद एक पतली सी चादर ली और हीटर के पास बैठ गए। सोचा होगा कि चलो हीटर की गर्मी से रात कट जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जैसे जैसे रात गहरी हुई, ठंड और बढ़ती गई। और कुछ ही घंटों में दादाजी के उस छोटे से हीटर का तेल वो भी खत्म हो गया। हीटर बंद। ओहो, अब कमरे में सिर्फ कड़ाके की ठंड थी। बच्चा रजाई में लिपटा सो रहा था, पर दादाजी वो उस पतली चादर में ठिठुर रहे थे। स्रोत उनके शारीरिक कष्ट का जिक्र करते हैं। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। ठंड से उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था। रात के शायद कोई 2 बजे के आसपास उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इतनी तकलीफ में भी उन्होंने बच्चे को जगाना ठीक नहीं समझा। ना ही उसकी रजाई लेने का सोचा। उस बच्चे के आराम के लिए वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। एक तरह से उन्होंने उस बच्चे के लिए अपनी जान ही दांव पर लगा दी थी। ये सोचना भी कितना मुश्किल है, वो ठंड, वो अकेलापन, गिरती हुई सेहत, और फिर भी दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा कि हीटर भी बंद हो गया, तो सच में रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे काटी होगी उन्होंने वो रात। ये मानवीय करुणा और सहन शक्ति की, आप कह सकती हैं, पराकाष्ठा है। ये सिर्फ दया नहीं, ये आत्म बलिदान है। और स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये कोई मजबूरी में नहीं, एक सचेत निर्णय था उनका। बिल्कुल। तो सुबह क्या हुआ? बच्चा जब जागा होगा, उसे क्या मिला? सुबह जब छोटू की आंख खुली, उसने देखा कि दादाजी कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक तरफ लुढ़के हुए हैं, बेहोश। अरे बाप रे! बच्चा बुरी तरह डर गया। पहले उसने दादाजी को उठाने की कोशिश की, फिर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुन के आस पड़ोस के लोग आए होंगे। हाँ, वो दौड़े आए, दादाजी की हालत देखी और बिना देर किए जैसे तैसे उन्हें उठाकर पास के कस्बे के अस्पताल ले गए। अस्पताल में क्या पता चला? वहां जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला हालत कितनी गंभीर है। डॉक्टर ने बताया कि दादाजी को सीवियर हाइपोथर्मिया हो गया है। मतलब उनके शरीर का तापमान जानलेवा स्तर तक गिर गया था। जी, स्रोत में डॉक्टर के शब्द भी हैं, अगर इन्हें लाने में थोड़ी और देर हो जाती तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाते। ये सुनकर छोटू का क्या हाल हुआ होगा? वो तो फूट फूट कर रोने लगा। उसे शायद तब पूरी तरह समझ आया कि रात भर उसे गर्म रखने के लिए दादाजी ने क्या कुछ सहा, अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। स्रोत उसके गहरे अपराध बोध का जिक्र करते हैं। और इसी बीच गांव वालों और पुलिस की मदद से छोटू के माता पिता का भी पता चल गया। हाँ, वो दिल्ली के पर्यटक थे, राजेश शर्मा और प्रीति शर्मा। अपने बच्चे के खो जाने से बिल्कुल बदहवास थे वो लोग। जैसे उन्हें खबर मिली कि बेटा मिल गया है और एक बुजुर्ग ने उसे बचाया है, जो अब खुद अस्पताल में है, वो फौरन अस्पताल पहुंचे होंगे। बिल्कुल, और स्रोत अस्पताल के उस मंजर का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं। जब छोटू के माता पिता राजेश और प्रीति दादाजी के बिस्तर के पास पहुंचे, वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने झुककर दादाजी के पैर छुए। प्रीति शर्मा ने रोते हुए कहा, जैसा स्रोत बताते हैं, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए, आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये वो गहरी कृतज्ञता थी जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। बिल्कुल। 3 दिन बाद दादाजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। छोटू और उसका पूरा परिवार उन्हें बड़े आदर के साथ घर छोड़ने आया। घर पहुंचकर छोटू के पिता राजेश शर्मा, जो कि आर्थिक रूप से ठीक थे, उन्होंने दादाजी को कुछ पैसे देने की कोशिश की होगी, मदद के तौर पर। हाँ, की, लेकिन दादाजी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, बहुत विनम्रता से। उनके शब्द, जो स्रोत में हैं, उनके चरित्र को साफ दिखाते हैं। बेटा, मैंने कोई सौदा नहीं किया है, बस एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद की है, इसके पैसे नहीं लिए जाते। ये जवाब, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये वो निस्वार्थ भावना है जो आजकल वाकई कम देखने को मिलती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है ना। दादाजी ने तो शायद इसे अपना फर्ज समझकर भुला दिया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे? मतलब ये बात बाहर कैसे आई? वो ऐसे कि छोटू के पिता राजेश शर्मा, जैसा स्रोत बताते हैं, वो दिल्ली के एक जाने माने अखबार में पत्रकार थे। अच्छा। वो इस पूरी घटना से और खासकर दादाजी के उस निस्वार्थ भाव और त्याग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली लौटकर अपने अखबार में इस पूरी कहानी को विस्तार से छापा। तो पत्रकारिता के जरिए ये कहानी लोगों तक पहुंची। बिल्कुल। अखबार की सुर्खी थी, जैसा स्रोत बताते हैं,
70 साल के रिटायर्ड टीचर रिस्क्स हिज लाइफ टू सेव लॉस्ट चाइल्ड इन फ्रीजिंग कोल्ड। और ये कहानी छपते ही वायरल हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, दूसरे अखबारों ने उठाया, टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी। रिपोर्टर कुमारगांव पहुंच गए दादाजी का इंटरव्यू लेने। सोशल मीडिया पर भी जिक्र हुआ होगा। जबरदस्त, लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उन्हें रियल हीरो कह रहे थे। एक गुमनाम गांव के एक रिटायर्ड टीचर अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। इस मीडिया कवरेज का असर जाहिर है प्रशासन पर भी पड़ा होगा। हाँ, निश्चित रूप से। ये खबर जब जिले के कलेक्टर साहब तक पहुंची, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं, तो वो भी बहुत प्रभावित हुए। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने फौरन दादाजी से खुद मिलने का फैसला किया। कलेक्टर का गांव आना तो अपने आप में बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। जब कलेक्टर साहब कुमारगांव पहुंचे तो गांव के बहुत से लोग जमा हो गए। कलेक्टर ने दादाजी से बड़े सम्मान से बात की, पूरी घटना सुनी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि जब दादाजी ने उस रात का जिक्र किया, कैसे उन्होंने बच्चे को अपनी अकेली रजाई दे दी और खुद पूरी रात ठंड में एक पतली चादर में बिताई, यहाँ तक कि हीटर भी बंद हो गया। ये सुनकर तो ये सुनकर कलेक्टर साहब की आंखें भी नम हो गई। वाकई ये हिस्सा किसी को भी भावुक कर देगा। कलेक्टर ने बड़े भावुक होकर कहा, जैसा स्रोत बताते हैं, सर आपने मानवता का जो उदाहरण पेश किया है वो अद्वितीय है। 70 साल की उम्र में अपनी जान की परवाह किए बिना एक अनजान बच्चे के लिए इतना बड़ा त्याग। उन्होंने आज के दौर से तुलना भी की होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जहां आज लोग अक्सर अपने स्वार्थ से आगे नहीं सोच पाते, वहीं दादाजी ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है। और फिर उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की, सम्मान वगैरह की। हाँ, वहीं सबके सामने कलेक्टर ने घोषणा की कि दादा भोला सिंह को जिले का एक बड़ा नागरिक सम्मान, मानवता का गौरव, प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत खूब। और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि दादाजी की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और उनके घर की मरम्मत का काम फौरन सरकारी खर्चे पर शुरू हो। ये सुनकर गांव वाले तो बहुत खुश हुए होंगे। खुशी से झूम उठे। उन्हें अपने दादाजी पर गर्व तो हमेशा से था, पर अब वो गर्व जैसे कई गुना बढ़ गया था। ये सम्मान मिला, पहचान मिली, लेकिन क्या इस घटना का असर यहीं तक रहा या इसका कोई और गहरा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा? इसका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। स्रोत इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। पहली बात तो ये कि छोटू का परिवार दादाजी को भूला नहीं। वो लोग आते रहे होंगे। हाँ, कुछ दिनों बाद वो फिर गांव आए और इस बार सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि उन्होंने दादाजी के घर की पूरी मरम्मत अपनी तरफ से करवा दी। अच्छा। नया हीटर, ढेर सारे गर्म कपड़े, रजाइयाँ, महीने भर का राशन सब ला कर दिया। वो उन्हें बिल्कुल पिता जैसा मानने लगे थे। और उस बच्चे पे, छोटू पर क्या असर हुआ इस घटना का? छोटू के मन पर तो इसकी एक अमिट छाप पड़ी। स्रोत बताते हैं कि उसने दादाजी से कहा कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, ताकि वो भी दादाजी की तरह लोगों की जान बचा सकें, उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा काम किसी बच्ची के जीवन का लक्ष्य तय कर सकता है। और खुद दादाजी, उनका क्या नजरिया था इस सब पर? वो कैसे देखते थे इसे? दादाजी का नजरिया बड़ा सरल और विनम्र था। स्रोत के अनुसार जब भी कोई उनकी तारीफ करता, वो बस इतना कहते, भाई मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, जो मुझे सही लगा, जो मेरा फर्ज था वो किया। हर इंसान को मुश्किल में पड़े दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही। वो इसे कोई वीरता का तमगा नहीं मानते थे, बस इंसानियत का एक बुनियादी काम समझते थे। समाज पर क्या असर हुआ इसके? आपने कलेक्टर साहब का जिक्र किया था, उन्होंने भी कुछ पहल की थी। हाँ, कलेक्टर साहब दादाजी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने पूरे जिले में ह्यूमैनिटी फर्स्ट नाम से एक अभियान शुरू कर दिया। अच्छा, उसका क्या मकसद था? स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद था लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना, खासकर अनजान लोगों की जो मुसीबत में हों। दादाजी की कहानी को एक उदाहरण की तरह पेश किया गया। और दादाजी खुद, वो भी रुके नहीं होंगे कि गर्मी आने पर उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। क्या बात है। उनका मानना था, जैसा शोध कहते हैं, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, इसी से समाज बेहतर बनेगा। और उस ठंड के अनुभव से भी उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ किया होगा। हाँ बिल्कुल, पिछली ठंड के अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने सरकारी मदद और गांव वालों के सहयोग से गांव में एक शीतकालीन आश्रय गृह मतलब विंटर शेल्टर होम बनवाने की पहल की, ताकि आगे किसी को ऐसी मुसीबत ना झेलनी पड़े। जी, उनका मकसद था कि आने वाले समय में ठंड में कोई राहगीर,
मुसाफिर या बेसहारा व्यक्ति को सिर छुपाने और ठंड से बचने की जगह मिल सके। वो कहते थे, मुझे एक बच्चा मिला जिसे बचाकर खुशी हुई। मैं चाहता हूं अब कोई भी ठंड से लाचार ना हो। यानी एक घटना ने उन्हें और भी बड़े सामाजिक कामों के लिए प्रेरणा दे दी। सही कहा। और इसका असर गांव के युवाओं पर भी हुआ। दादाजी की कहानी और उनके काम ने गांव के नौजवानों को भी प्रेरित किया। कैसे? स्रोत बताते हैं कि कई युवा अब गांव में बुजुर्गों की देखभाल, जरूरतमंदों की मदद, ऐसे कामों में आगे आने लगे। दादाजी की कहानी स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाने लगी, प्रेरणा के तौर पर। आज भी वो सक्रिय हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार आज 72 साल की उम्र में भी दादा भोला सिंह उतने ही सक्रिय हैं, लोगों की मदद करते हैं। और वो बच्चा छोटू, उसका क्या हुआ? छोटू और उसका परिवार लगातार दादाजी के संपर्क में है। छोटू अब शायद 12 साल का हो गया होगा। वो हर साल दादाजी को जन्मदिन पर, दूसरे मौकों पर कार्ड भेजता है। स्रोत बताते हैं कि एक कार्ड पर उसने लिखा था, माय रियल हीरो दादा भोला सिंह। क्या बात है! ये रिश्ता दिखाता है कि उस एक रात की घटना ने कैसे दो अनजान लोगों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। वाकई ये पूरी कहानी अपने आप में एक बहुत गहरा सबक है। इसका सार क्या निकलता है अगर हम देखें? मेरे ख्याल से इसका मूल संदेश यही है कि सच्ची मानवता, सच्ची करुणा वो उम्र, साधन या हालात की मोहताज नहीं होती। असली हीरो सिर्फ वो नहीं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बल्कि वो भी हैं जो मुश्किल वक्त में बिना किसी स्वार्थ के बस इंसानियत दिखाते हैं। बिल्कुल, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा था, दादा भोला सिंह जैसी मानवता मैंने कहीं और नहीं देखी। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक व्यक्ति का छोटा सा निस्वार्थ कदम भी पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो दादा भोला सिंह की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक रात की घटना, एक व्यक्ति का त्याग न सिर्फ एक जान बचाता है, बल्कि अनगिनत लोगों को प्रेरणा देता है, समाज में अच्छाई की एक मिसाल कायम करता है। ये परिस्थितियों से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे ऊपर रखने का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और यहाँ एक सवाल भी उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो कौन सी अंदरूनी शक्ति या नैतिक बल होता है जो दादा भोला सिंह जैसे आम लोगों को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में इतने असाधारण त्याग और करुणा के लिए प्रेरित करता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये कोई पल भर का जज्बा होता है या फिर सालों के गहरे संस्कारों का नतीजा? और ये भी कि ये कहानी उम्र और वीरता को लेकर हमारी जो आम धारणाएं हैं उन्हें कैसे चुनौती देती है। अक्सर हम हिम्मत और साहस को जवानी से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।